हाँ तो बच्चे, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य कोचिंग सेंटर में। आज एक नए सोच, नए जोश और नए उमंग के साथ मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे गुलाम के नियम के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी YouTube पर, कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक नए तरीके से गुलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मैं गारंटी करता हूं कि आप अपने 7 पीढ़ी तक गुलाम का नियम नहीं भूलेंगे। आप वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तभी आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुलाम का नियम, गुलाम्स लॉ। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुलाम थे कौन। तो गुलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1780 में गुलाम का नियम दिया। इन्होंने सेम न्यूटन का जो नियम था वही को कॉपी किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन के नियम के अनुसार कोई जो आवेश यानी कि मास, इनकी बीच की दूरी r इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। m1 इंटू m2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है f की। तो गुलाम ने सेम कॉपी किया, बस अंतर इतना है कि न्यूटन का जो नियम है वो दो द्रव्यमानों के बीच का है और गुलाम का जो नियम है वो दो आवेशों, दो चार्ज के बीच का है। गुलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 Q2 बिंदु आवेश जो होने चाहिए वो स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए। अगर आवेश गतिशील होंगे तो उनके बीच, उन दोनों आवेशों के बीच गुलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा या नहीं किया जा सकता है। जो भी आवेश होंगे वो स्थिर होंगे और दूसरी शर्त ये होती है कि जो आवेश होगा वो एक बहुत ही छोटा आवेश होना चाहिए। अगर आवेश बड़े होंगे तो वहां पे भी गुलाम का नियम अप्लाई नहीं हो सकता है। यानी कि आवेश जो हो वो बहुत ही छोटे हों और स्थिर हों, गतिशील ना हो, वहीं पे ही गुलाम का नियम अप्लाई करेगा। तो उन्होंने अपना रूल बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों यानी कि Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F। इन्होंने बताया, न्यूटन ने बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो बल होता है, आपको पता होगा कि जो दो द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल का मतलब अट्रैक्शन फोर्स और प्रतिकर्षण का मतलब रिपल्सन फोर्स। जब दो चार्ज, एक Q1 और दूसरा Q2, इन पर सेम चार्ज होंगे, यानी कि Q1 के का भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो और Q2 का जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव हो, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर इन दोनों का
इन दोनों चार्ज के जो आवेश होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि विपरीत होंगे, एक माइनस या दूसरा प्लस, या पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यही होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कि जब दो आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे या आकर्षित करेंगे तो उसी बल को आकर्षण बल कहते हैं, और जब दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, उसी को रिपल्शन फोर्स या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो मैंने बताया कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी, मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी r मीटर, आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से समझिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कौन से बल लगेंगे, दो बल लगेंगे, पहला आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। लगने वाले दो बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होंगे तथा इसके बीच की दूरी यानी कि r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को हम लोग बोल सकते हैं वैद्युत बल। दो आवेशों के बीच में हमेशा वैद्युत बल लगता है, और वैद्युत बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, और ये जो होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से जब हम लोग समीकरण 1 और 2 का तुलना करा देंगे, इन दोनों समीकरण दोनों इक्वेशनों का कंपेयर कराएंगे, तो हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों के बीच F कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों ही वैद्युत बल है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो वहां पे F जो होता है वो बराबर हो जाता है कांस्टेंट, नियतांक के। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यानी कि अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो इसके स्थान पर हम लोग के लिखते हैं, जो कि एक नियतांक है या कांस्टेंट है। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला मिलता है हमें कहां से, कूलाम के नियम के अनुसार। ये जो होता है मैंने बताया कि एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, बराबर होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। एक बार फिर से समझिए, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल या बोल सकते हैं वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी यानी कि r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां से हमें फार्मूला मिलेगा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर F वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स है, K कांस्टेंट है, Q1 पहला आवेश और Q2 दूसरा आवेश, R स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। बात करते हैं हम लोग एप्सिलॉन के बारे में। इसको एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं।
हम इसके डायमेंशन के बारे में, इसके यूनिट्स के बारे में, मात्रक के बारे में और इसकी वैल्यू क्या होती है ये सब अभी करवाते हैं। देखिए, बात करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में। इसको बोल सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। कूलॉम के नियम के अनुसार हमें फार्मूला मिला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि K जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, बराबर होता है, तो क्या मैं इस K के स्थान पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसकी यूनिट निकालनी है हमको? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है। तो हम कर सकते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 F R स्क्वायर। क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट को F की जगह पे किया और F को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई Q1। Q1 क्या है? चार्ज है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। यानी कि कूलाम, Q1 का मात्रक कूलाम और Q2 भी आवेश, यानी कि इसका भी मात्रक कूलाम। हम लोग क्या कर सकते हैं? कूलाम का स्क्वायर कर सकते हैं। कूलाम का कूलाम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कूलाम का स्क्वायर आएगा। F बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और R ये दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप पूछ सकते हैं कि 1/4 पाई कहाँ गया? तो 1/4 पाई जो होता है क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका उपयोग होगा, अभी इसका कोई यूज नहीं है। एप्सिलॉन का जो मात्रक निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक निकल के आएगा वो होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन जीरो की विमा के बारे में, डायमेंशन के बारे में। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको नोट करते जाइए। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में। उसकी विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, आइए जानते हैं। एप्सिलॉन जीरो की विमा। आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कूलाम के नियम का, लेकिन एप्सिलॉन जीरो के बारे में इतने विस्तार से आपको कोई वीडियो में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ज्यादा फोकस एप्सिलॉन नॉट के बारे में ही किया है।
इसकी विमा के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि कूलाम के नियम के अनुसार है, मैंने आपको बताया कि एफ यानी फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, ये इक्वल होगा कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, या F इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्योंकि मुझे विमा किसकी निकालनी है, डायमेंशन किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन 0 की। तो मैं F की जगह पे क्या करूंगा? एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यह कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 क्या है? आवेश है, चार्ज है, और आपको पता है कि चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो होती है 80। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि चार्ज जो होता है इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? 80। तो Q1 यानी कि आवेश है और इसकी डायमेंशन क्या मिल जाएगी हमको? 80 मिल जाएगी। Q2 भी आवेश है, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? इसकी जो विमा होगी वो भी क्या होगी? 80 ही होगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 80 का स्क्वायर कर देता हूँ। F यानी कि फोर्स, बल, और बल की जो विमा होती है इसकी जो डायमेंशन होती है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि MLT-2 ये डायमेंशन होता है फोर्स का, फोर्स की विमा होती है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? MLT-2 दूरी की विमा क्या होती है? R। ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर। मैं R की जगह L होगा, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे R का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? L का स्क्वायर कर दूंगा। इससे कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से समझिए, क्यों? आवेश से चार्ज है, और चार्ज की जो विमा होती है वो होती है 80, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, इसलिए मैंने क्या कर दिया? 80 का स्क्वायर कर दिया। फिर F और F की जो विमा होती है MLT-2 होता है, मैंने F की जगह पे MLT-2 कर दिया। डिस्टेंस, इसकी जो विमा होती है वो होती है L, R का स्क्वायर था इसलिए मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे L का स्क्वायर कर दिया। आगे करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये हो जाएगा आपका M, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये M-1, ठीक है। L1 इसके पास है, और L2 कितना हो जाएगा? L3 हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? L-3। पॉजिटिव चार्ज जब ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर के पास, वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। T-2 यहाँ पे भी है, और ऊपर भी T, जब ब्रैकेट खोल दोगे तो ये मिल जाएगा आपको A² T², है ना। तो T² ऊपर भी होगा, और जब T-2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो T की पावर 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? T की पावर 4, T4, ठीक। अभी बचा हुआ है यहाँ पे आपका A2, ठीक है। यानी कि जो आपकी बीमा निकल के आएगी किसकी? एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा निकल के आएगी वो आएगी M-1 L-3 T4 A2। ये बीमा निकल के आ जाएगी किसकी? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकल के आ जाएगा, बीमा निकल के आ जाएगा। 1/4 बाई कांस्टेंट होगा, इससे कोई मतलब नहीं। बीमा निकल के आ जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट की M-1 L-3 T4 A2, ये बीमा होती है, इसकी डायमेंशन होती है एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका फंडामेंटल निकालना चाहें अगर हम डायमेंशन तो भी निकल सकता है। एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा निकल के आई है वो आई है M-1 L-3 T4 A2, ठीक है। M यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। इसको लिख सकते हैं हम लोग kg-1। L यानी कि लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। M-3 T समय, और समय का मात्रक सेकंड 4। एक विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
AME, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका मूल। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है, इसके बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट का मान, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने बताया कि आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इक्वल होता है 9 × 10⁹। ठीक है, तो हमें किसी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट को यही रहने देंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई × 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग 3.14 × 9 × 10⁹। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो मिल जाएगा हमें ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा हम लोगों को किसके बराबर 8.86 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, उन्होंने बताया था आपको, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं अपनी कल की वीडियो में कूलम के नियम के बारे में और भी जानकारी दूंगा। कूलम का जो नियम है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, कल मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। धन्यवाद।